हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर और विलियन चैप्टर में हमने बाइनरी सॉल्यूशन इसके प्रीवियस क्लास में देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था ठोस विलियन। ठोस विलियन के दो प्रकार पढ़े थे हमने। पहला होता है अंतराकाशी विलियन और दूसरा होता है प्रतिस्थापी विलियन। उसके बाद हमने पढ़ा था द्रव द्रव विलियन। ठोस द्रव विलयन और ठोस द्रव विलयन में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखा था और द्रव द्रव विलयन हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे गैसों की विलेयता। द्रव में गैसों की विलेयता हम देखेंगे आज कि जब भी कोई द्रव है, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में गैस कितना विलय होता है और गैस की विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है हमारा गैसों की द्रवों में विलेयता। देखिए, गैसों की द्रवों में विलेयता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है गैस एवं विलायक की प्रकृति। गैस एवं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति अर्थात यदि कोई यहाँ पर विलायक है, कोई पात्र है और इस पात्र में कोई विलायक है, मान लीजिए पानी विलायक है और यहाँ पर कोई गैस घुली हुई है, कोई गैस के पार्टिकल यहाँ पर घुला हुआ है, तो वह गैस किसकी तरह काम करेगा? विलेय की तरह काम करेगा। विलेय की तरह काम करेगा गैस, और पानी विलायक की तरह काम करेगा। तो इन दोनों विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती है विलेयता। तो कैसे? देखिए, मान लीजिए पानी है, पानी विलायक है। इस पानी में जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये गैसें आंशिक रूप से विलय होती है। गैसें आंशिक रूप से विलय होती है, पूर्ण रूप से विलय नहीं होती। ठीक है, आंशिक रूप से विलय होती है, पूर्ण रूप से यह विलय नहीं होती। ठीक है, यदि मैं ऑक्सीजन की बात कर लूं तो यह जो है 3% तक पर 100 ml में विलय रहती है, लेकिन यह विलयता जलीय जीव में उपस्थित जीवों के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, तो यदि मैं पानी में जैसे विभिन्न गैसें हैं जो सरलता से द्रवित होती है, जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आसानी से जो है विलय हो जाती है, आसानी से यह घुल जाती है, आसानी से यह विलय हो जाती है पानी में। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसें आंशिक रूप से विलय होती है, जबकि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl जो आसानी से द्रवित हो जाती है, ये अच्छे से विलय होती है, क्योंकि यह अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये पानी के साथ मिलकर कुछ यौगिक बना लेते हैं। यह भी पानी के साथ मिलकर यौगिक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अतः यह गैसें आसानी से पानी में विलय होती है, जबकि यह गैसें आंशिक रूप से पानी में विलय होती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, गैस एवं विलायक की प्रकृति। दूसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। देखिए, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, जैसे कोई मछली है, यह मछली ठंडे पानी में रहना पसंद करेगी या गर्म पानी में? ठंडा पानी या गर्म पानी, इन दोनों में से किसमें रहना अधिक पसंद करेगी? तो इसका उत्तर होगा ठंडा पानी में रहना पसंद करेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता कम होती है। गैसों की विलयता
कम होती है और ताप यदि कम है तो गैसों की विलेयता अधिक होगी। अतः ठंडे पानी का ताप कम होगा। ताप कम होने पर इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुला रहेगा। जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुलेगा तो मछली ठंडे पानी में रहना पसंद करेगी। तो आपका उत्तर होगा ताप के प्रभाव में आप सीधा लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है और ताप घटाने पर गैसों की विलेयता अधिक होती है। अतः जितने भी जलीय जंतु हैं वे जलीय जंतु गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी में रहना अधिक पसंद करती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है ठंडे पानी में, अधिक घुलनशील रहती है ऑक्सीजन ठंडे पानी में। क्लियर है? यह हो गया ताप का प्रभाव। और नेक्स्ट होता है तीसरा पॉइंट, हम लोग लिखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। देखिए, मैं आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान लीजिए एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में पानी रखा हुआ है यहाँ पर, और ठीक है, पानी है यहाँ पर, और यहाँ पर इस पानी में गैस घुली हुई है। इस पानी में घुली हुई है गैस, जितना, और कुछ गैसें जो है पानी से बाहर भी उपस्थित है, कुछ गैसें पानी से बाहर उपस्थित है। और यहाँ पर मैं एक रख देता हूँ पिस्टन, मैं एक पिस्टन यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, एक पिस्टन मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जितने ऑक्सीजन यहाँ पर तो घुला, जितना गैस है यहाँ पर घुला हुआ है, ठीक है, गैस तो यहाँ पर घुला हुआ है इस पानी में, लेकिन इसी पिस्टन को अब मैं क्या करता हूँ, दबाता हूँ, प्रेशर अप्लाई करता हूँ। पिस्टन को मैं यहाँ पे दबाता हूँ, तो यहाँ पर जो पानी है, इस पानी में क्या होगा, जितना भी गैसें हैं और अधिक घुलेंगी, जितनी भी गैसें हैं यहाँ पर वे अधिक घुलेंगी। ठीक है, इस प्रयोग को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए यह कोई एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी है और इस पानी में कुछ गैसें घुली हुई है और कुछ गैसें पानी से बाहर है। यहाँ पर मैंने एक सामान्य सा पिस्टन लगाया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन से प्रेशर को अप्लाई करता हूँ, प्रेशर में अप्लाई करता हूँ इस पिस्टन की सहायता से। जैसे ही पिस्टन से मैं अप्लाई करूंगा, दाब अप्लाई करूंगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो ये जितना वायु में उपस्थित गैस है वो इस पानी में घुलना चालू हो जाएंगी। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे गैस की विलेयता भी बढ़ती जाती है, गैस की विलेयता भी बढ़ती जाती है, गैस की विलेयता बढ़ती जाती है। अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अब क्या होगा, एक साइंटिस्ट थे, हेनरी नामक एक साइंटिस्ट थे। उस हेनरी नामक साइंटिस्ट ने गैसों की विलेयता को, द्रवों में गैसों की विलेयता में दाब के प्रभाव को स्पष्ट किया। ठीक है, दाब के प्रभाव को हेनरी नामक साइंटिस्ट ने उस पर अध्ययन किया और एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, हेनरी के नियम ने गैसों की विलेयता में दाब के प्रभाव को स्पष्ट किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, अब देखिए हेनरी के नियम का क्या कहना है। हेनरी के नियम का कहना है कि निश्चित ताप पर, रटेंगे नहीं, समझाऊंगा, पहले सुन ले। निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में, निश्चित आयतन वाले विलायक में
आयतन वाले विलायक में गैसों की विलेयता, निश्चित आयतन वाले विलायक में गैसों की विलेयता गैस द्वारा लगाए गए दाब के, गैस द्वारा विलायक पर लगाए गए दाब के, विलायक पर लगाए गए दाब के सीधे समानुपाती होती है, सीधे समानुपाती होती है। इसका मतलब समझिए, निश्चित ताप पर निश्चित आयतन वाले विलायक में गैसों की विलेयता गैस द्वारा विलायक पर लगाए गए दाब के सीधे समानुपाती होती है। आपको यह नियम देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, तो इसका मतलब समझिए। मान लीजिए आपने एक निश्चित ताप पर, कमरे के ताप पर ही मान लो, कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल ताप है, ताप फिक्स है, विलायक की मात्रा भी यहाँ पर फिक्स है, विलायक की मात्रा भी फिक्स है। मान लीजिए यहाँ 100 ml पानी है, तो यहाँ पर 100 ml पानी ही रहेगा, इसका आयतन भी फिक्स हो गया। अब यदि यहाँ पर इस 100 ml पानी में जितना भी गैस विलय है, उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के सीधे समानुपाती होगा, अर्थात इस गैस के द्वारा कुछ न कुछ पानी पर दाब लगाया गया होगा, उस दाब के सीधे समानुपाती होता है, और यही हेनरी का नियम कहलाता है। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, विलायक का वॉल्यूम आयतन फिक्स रहेगा, और उस पर जितना भी गैस विलय है, घुलनशील है, उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के सीधे समानुपाती होगा। यही हेनरी का नियम कहलाता है। इसको यदि आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो M is proportional to P, या आप लिख सकते हैं M equal to KHP, M equal to KHP ये होता है। ठीक है, M क्या है, तो M क्या है यहाँ पर, M है यहाँ पर, M जो है यहाँ पर है निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन वाले विलायक में उपस्थित गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान है ये। M क्या है, गैस का द्रव्यमान जो कि विलायक में घुला हुआ है। फिर P है गैस द्वारा लगाया गया दाब, गैस द्वारा लगाया गया दाब, और KH क्या है, KH है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, ये जो नियम है वो किसके लिए है, यदि पानी में या किसी विलायक में एक ही प्रकार का गैस घुला हुआ हो तो यह नियम है। हो सकता है कि पानी में अलग अलग गैसें घुली हुई हो, इतने को तो आप नोट ही कर लीजिए। ये जो नियम है, पानी में यदि एक ही प्रकार का गैस घुला हुआ हो तो यह नियम है। यदि हो सकता है पानी में अलग अलग गैसें घुली हुई हो, इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं यहाँ पर और समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि यह नियम पानी में यदि एक ही प्रकार की गैस घुली हुई हो तो उस गैस के लिए यह नियम है। एक काम करता हूं मैं, हो सकता है दो मैं पात्र ले लेता हूं। एक पात्र में यदि मान लीजिए पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई हो और एक पात्र में हाइड्रोजन गैस घुली हुई हो, और इन दोनों को मैं आपस में मिला देता हूं, इन दोनों को मैं आपस में मिलाता हूं, तो इसमें इस पानी में ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस घुली होंगी।
ये दोनों ही गैस इस पानी में घुली हुई है, अर्थात इसका जो टोटल प्रेशर है, कुल दाब है, वो हाइड्रोजन का भी दाब होगा, हाइड्रोजन का दाब प्लस ऑक्सीजन का दाब होगा, इन दोनों का दाब कुल दाब होगा, है ना, क्योंकि इस पानी में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब लिखना, आंशिक दाब, और ऑक्सीजन का आंशिक दाब। कुल दाब तो नहीं है, आंशिक दाब है। दोनों दाब मिलके ही टोटल प्रेशर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी कार्य को करते हैं, अकेले नहीं कर पाते, तो आप अपने साथी की सहायता से कुछ काम को करते हैं, तो आपके साथी का भी फोर्स लगा है वहां पर और आपका भी फोर्स लगा है। सिमिलरली यहां पर यदि दोनों गैस घुली हुई है तो इन दोनों गैसों का दाब जो है विलेयता को इंगित करेगा। तो इसके लिए हेनरी का नियम क्या होगा, ये जो मैंने नियम लिखा है और ये जो मैंने गणितीय व्याख्या की है, यहाँ पर ये जो सिंबल मैंने लिखा है, वो यदि पानी में एक ही प्रकार की गैस हो उसके लिए है। यदि हो सकता है पानी में 2 गैस हो, 3 गैस हो, तो उसके लिए हेनरी का नियम क्या होगा। ठीक है, ये हम बात करेंगे अभी। तो उसके लिए हेनरी का नियम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। देखिए, यदि 2 गैसें घुली हो तो दोनों का दाब टोटल प्रेशर का निर्माण करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, उसको मैं आंशिक दाब लिखूंगा। तो हेनरी के नियम के अनुसार आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जहां P क्या है, घटक गैस का आंशिक दाब है, घटक गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब है, और XA क्या होगा, जो भी घटक होंगे उस घटक गैस का मोल प्रभाज होगा, घटक गैस का मोल प्रभाज होगा, मोल प्रभाज होगा। और यदि मैं यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पर हेनरी स्थिरांक आएगा, हेनरी स्थिरांक आएगा। तो यह नियम क्या होगा, हेनरी के नियम के अनुसार यदि किसी विलायक में 2 या 2 से अधिक गैसें उपस्थित हो तो गैसों की विलेयता उस घटक गैस के आंशिक घटक गैस का दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। घटक गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है, यह हेनरी का नियम कहलाता है। और यदि मैं समानुपाती चिन्ह को हटाऊं तो यहाँ पर KH हेनरी स्थिरांक आएगा। KH होता है हमारा हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक इसे कहते हैं, हेनरी स्थिरांक इसे कहते हैं। अब देखिए आगे, हेनरी स्थिरांक कहलाता है यदि मैं ग्राफ खींचूं, यहां पर पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब और मोल प्रभाज के, तो दाब बढ़ाने पर, दाब जैसे जैसे बढ़ाऊंगा XA मोल प्रभाज का मान भी यहां पर बढ़ते जाता है। दाब बढ़ाऊंगा मोल प्रभाज का मान बढ़ेगा, अर्थात जैसे जैसे दाब बढ़ाऊंगा गैसों की विलेयता भी बढ़ती जाती है। ये KH जो आएगा वो आपका ढाल आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज क्या है, और इस समीकरण को मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PA अपन XA इक्वल टू KH, ये भी मैं लिख सकता हूं, PA अपन XA बराबर KH, इसको भी मैं लिख सकता हूं। तो समीकरण 1 से तो ये निष्कर्ष निकलता है, समीकरण 1 से क्या निष्कर्ष निकलता है, दाब बढ़ाएंगे मोल प्रभाज का मान बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे मोल प्रभाज का मान बढ़ेगा, समीकरण 1 से निष्कर्ष निकलता है। लेकिन समीकरण 2 से एक और निष्कर्ष निकलता है। समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, KH का मान बढ़ेगा
और यदि KH का मान बढ़ेगा तो XA विलेयता का मान कम होता जाएगा। समीकरण 2 से ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रेशर बढ़ाने पर KH का मान बढ़ेगा और विलेयता का मान कम होते जाएगा। तो आपके पुस्तक में एक डाटा लिखी हुई है। क्या डाटा लिखा हुआ है कि यदि विभिन्न प्रकार की गैसें दी हुई है, हीलियम, नाइट्रोजन के बाद इधर है ऑक्सीजन। मान लीजिए यहाँ पर KH का मान इसका मैं लिख लेता हूं, अनुमानित डाटा है, करेक्ट डाटा नहीं है, मैं आपके समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और इन गैसों का मान, KH का मान, KH हेनरी स्थिरांक का मान, एक का मान आता है मान लो 300, एक का मान लीजिए आता है 90 और एक का मान आता है मान लो 48। ये आता है किलो बार, मान लीजिए यहाँ पर किलो बार में। तो जिसका KH का मान अधिक उसकी विलेयता कम, जिसके KH का मान अधिक उसकी विलेयता कम होती है। मोल प्रभाज का मान कम तो उसकी विलेयता कम। तो इस डाटा से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस डाटा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसके KH का मान अधिक है उसकी विलेयता पानी में कम है। तो जो हीलियम गैस है उसकी विलेयता पानी में सबसे कम होती है। ऑक्सीजन गैस की विलेयता अधिक होती है H कंपेयर टू हीलियम और H कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में यह दे सकता है कि विभिन्न गैसों के लिए KH मान दे देगा, हेनरी स्थिरांक का मान दे देगा। तो आपको यह निष्कर्ष निकालना है कि KH मान यदि अधिक है तो उसकी विलेयता का मान कम है, KH का मान अधिक है तो उसकी विलेयता का मान कम होगा। यह निष्कर्ष निकलता है इस समीकरण 2 से। क्लियर है इतना? हेनरी के नियम में इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम की उपयोगिता। इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं बात करूंगा हेनरी के नियम की उपयोगिता की, इसके एप्लीकेशन पार्ट की, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे हेनरी के नियम के एप्लीकेशन की मैं अब बात करूंगा। तो यहां पर हेनरी के नियम का एप्लीकेशन वाला पार्ट है यह। इस एप्लीकेशन वाले पार्ट में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है हमारा कार्बोनेटेड वाटर। कोल्ड ड्रिंक में पहला एप्लीकेशन यूज होता है हेनरी का नियम। कोल्ड ड्रिंक में इसका इस्तेमाल होता है। कोल्ड ड्रिंक में हेनरी के नियम का पालन होता है। अब कोल्ड ड्रिंक में हेनरी के नियम का पालन कैसे होता है? जितना भी आप कोल्ड ड्रिंक देखेंगे उसमें लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। क्या लिखा रहता है? कार्बोनेटेड वाटर लिखा रहता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल, इसका मतलब यही होता है। अर्थात जब भी आप किसी दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और जब भी आप ढक्कन को खोलते हैं तो एक आवाज आती है, टाइप का एक आवाज आती है। तो इससे आप क्या समझते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अर्थात उस बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में उपस्थित है, हाई प्रेशर में। और आप जानते हैं जब भी प्रेशर अधिक होगा तो उसके मोल प्रभाज का मान भी अधिक होता है, अर्थात विलेयता भी अधिक होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता इस ठंडे कोल्ड ड्रिंक में अधिक होती है। एक चीज होता है, यदि आप गर्म कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो क्या होगा? गर्म कोल्ड ड्रिंक यदि आप पीते हैं तो क्या होगा? आपको टेस्ट नहीं आएगा। क्यों टेस्ट नहीं आएगा? क्योंकि गर्म कोल्ड ड्रिंक में जब ताप बढ़ाते हैं, आप लोग जानते हैं, तो मोल प्रभाज का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अर्थात उसकी विलेयता कम हो जाती है।
तो गर्म कोल्ड ड्रिंक में, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक गर्म पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो जाती है, इसीलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट नहीं आता। और ठंडा कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे तो वहां पर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता अधिक होती है, प्रेशर अधिक होता है, इसीलिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आता है तथा टेस्ट भी आता है। तो ये हो गया कार्बोनेटेड वाटर में हेनरी के नियम का पालन होता है। उसके अलावा दूसरा होता है गोताखोर। जितने भी समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्र में जितने भी गोताखोर जाते हैं, यहां पर भी हेनरी के नियम का पालन होता है। अर्थात देखिए, गोताखोर अपने साथ जो है क्या लेके जाते हैं, गैस का, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कोई गोताखोर समुद्र के नीचे जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, और इस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन गैस नहीं होता, इसके साथ साथ हीलियम गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन गैस होता है। मैं बता दूं, ऑक्सीजन गैस होता है 32%, नाइट्रोजन गैस होता है 56% और ये होता है 12% के आसपास। आप देख सकते हैं, हीलियम गैस होता है 12%, नाइट्रोजन गैस 56%, ऑक्सीजन गैस 32% होता है ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में। अब देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग सामान्य ताप दाब पर हैं, समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, हम सामान्य ताप दाब पर सांस लेते हैं, कमरे के ताप पर हम सांस ले रहे हैं, तो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित रहता है इस वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन के साथ साथ हम नाइट्रोजन गैस भी सांस के रूप में ले रहे होंगे, लेकिन इस कमरे का जो प्रेशर है वो एक वायुमंडलीय दाब है, तो नाइट्रोजन हमारे रक्त में अच्छे से नहीं घुल पाता, क्योंकि दाब कम है इस कमरे में, या आप जिस कमरे में हो उस कमरे का दाब कम होने के कारण नाइट्रोजन गैस हमारे रक्त में नहीं घुल पाता, तो हमें कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब आप एज ए गोताखोर के रूप में समुद्र में जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी हमारे रक्त में विलय होना चालू हो जाता है। जब नाइट्रोजन गैस रक्त में विलय होना चालू हो जाता है, जब हम बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन, प्रेशर डाउन हो जाता है। जो नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर पर घुली हुई है, वो नाइट्रोजन गैस अब क्या करेगा, बाहर निकलना चालू होगा। जब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलना चालू होगा हमारे रक्त से, तो हमें एक पीड़ा उत्पन्न होती है, पीड़ा, ठीक है, एक पीड़ा उत्पन्न होती है जिसे केसिन रोग कहते हैं। यह एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। यह फिजियोलॉजिकल कंडीशन नाइट्रोजन अधिक घुलने के कारण, हमारे ब्लड में नाइट्रोजन अधिक घुलने के कारण होती है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा जो है कम होना चालू हो जाता है हमारे ब्लड में, उसी समय जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे ही केसिन रोग कहते हैं। यह एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पर भी हेनरी के नियम का पालन होता है, क्लियर है। इसके अलावा कहां पर होता है, तीसरा पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो पर्वतारोही भी अधिक ऊंचाई में सांस नहीं ले पाते, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब कम होता है, अतः पर्वतारोही अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा जो भी जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु में जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, वह ऑक्सीजन हेनरी के नियम के अनुसार ही घुली हुई होती है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप
आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।